IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पिछले कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था लिबरलिज्म के ऊपर, हाँ, है ना? हाँ। और तो अब इस शब्द को थोड़ा और एनालाइज करते हैं और लिबरल नेशनलिज्म क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म भी आजकल ऐसा थोड़ा उत्तेजक शब्द हो गया, बहुत उससे हिंसा, उसका प्रयोग करके बहुत कुछ हो रहा है आजकल। हाँ, मतलब थोड़ा जरा जोश में यूज किया जाता है ये वर्ड। हाँ, तो ऐसा इन दोनों शब्द को जोड़ा जा सकता है क्या? कई बार ये थोड़े विलोम शब्द टाइप यूज होता है ना। हाँ, लिबरल, हाँ, लिबरल लोग एक साइड होते हैं, नेशनलिस्ट लोग उनकी कुटाई करने के लिए घुस रहे होते हैं। हाँ, ऐसा। पर ऐसी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि इन दोनों शब्दों को जोड़ा जा सकता है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में मैं ये नेशनलिज्म जो है उसकी भी थोड़ी बाल की खाल आज निकालना चाहता हूँ, तो वो भी करेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे गेस्ट हैं हमारे साथ। नितिन पाई तक्षशिला इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, बेंगलोर में रहते हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। बहुत लिखा है इन्होंने, बहुत कुछ नेशनलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म दोनों के बारे में। हाँ। तो स्वागत है नितिन। नमस्कार। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे पहले मुझे थोड़ा शब्द की क्लैरिटी चाहिए कि ये नेशनलिज्म या नेशन को हम हिंदी में क्या बोले। बहुत सारे वर्ड होते हैं, देश है, हाँ, राष्ट्र है, कौम है, तो मुझे लगता है कौम नेशन कह सकते हैं उसके बारे में। मेरे ख्याल से राष्ट्र ही ठीक होगा इसके लिए। राज्य, राष्ट्र और देश, ये तीन शब्द हैं। तो देश कंट्री हो गया, जो रियल एस्टेट का गेम हो गया आपका। हाँ, जो मैप में लाइन खींची गई है वो हो गया। जैसे भारत में होता है, हिंदुस्तान है, दक्कन है, कनाडा है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब देश हो गए। ठीक है। और राज्य वो होता है जिसमें कोई एक सरकार होती है जो उस देश को और देशवासियों को गवर्न करती है। तो ये राज्य हुआ। तो भारत एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, चीन एक राज्य है। और फिर आ गया शब्द राष्ट्र। ये राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक लोगों का एक बड़ा सा एक ग्रुप होता है। जैसे आप सोसाइटी में देखिए, सबसे छोटा ग्रुप होगा, एक फैमिली होगी, एक परिवार होगा। परिवार, कई परिवार मिला के एक होता है क्लैन हिंदी में क्या होता है? कबीला तो ट्राइब हो गया। हाँ, तो क्लैन मतलब जनजाति होगी। जनजाति भी बोल सकते हैं। जनजाति ट्राइब होता है। जनजाति ट्राइब होता है। अच्छा, तो कबीला, जनजाति, ऐसे एक ग्रुप होता है लोगों का। और इन सबसे बड़ा एक जो ग्रुप होता है वो राष्ट्र होता है। और अगर दो आदमी एक राष्ट्र में हो तो उनके पास कई कॉमन चीजें होती हैं। जैसे ये भाषा कॉमन होती होगी, या कोई धर्म कॉमन होता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन होता है कभी। जैसे जाति या धर्म, एथनिसिटी को क्या कहते हैं? रंग रूप। एक जैसे दिखते हैं लोग तो बोलेंगे हम एक जैसे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें से कोई एक कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सब मिला के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक राष्ट्र के हैं। जैसे अब भारतीय लोग, अगर आप कहेंगे कि भारतीय लोग हैं, तो हमको पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय लोग हैं, बहुत भाषाएं बोलते होंगे, बहुत धर्म से आते होंगे, बहुत जाति जनजातियों से आते होंगे, लेकिन भारतीय हैं। हमें पता है कि ये भारतीय और एक चीनी में फर्क हम देख सकते हैं, या भारतीय और एक अमेरिकी में हम फर्क देख सकते हैं। तो भारतीय एक बड़ा सा ग्रुप है जिसको आप एक राज्य में और एक देश में शायद कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय लोग भारत में रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं। भारतीय लोग भारत राज्य में रह सकते हैं, अमेरिका गणराज्य में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ना। तो हम लोगों ने पहले बोला देश, एक
भौगोलिक संकल्पना है, मतलब ठीक है। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो गया। और फिर राज्य जो बोला हम लोगों ने, वो एक political राजनीतिक संकल्पना है। पॉलिटिकल और जो आप बोल रहे हैं ये राष्ट्र है, ये सिर्फ एक वैचारिक संकल्पना है। मतलब हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोग भारत क्योंकि राष्ट्र आपकी जो में। बहुत छोटी जैसे फैमिली तो ठीक है, क्योंकि वो हाँ। सब में एक जिसको कहना चाहिए खून का रिश्ता है, तो इसलिए वो कहते हैं जिन जो सब खून से जुड़े हैं वो खानदान एक हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप समूह को बड़ा करते जा रहे हैं तो वो किस चीज से जुड़े हैं? हाँ, उसको कहते हैं इमेजिन कम्युनिटी। जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा है कि ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, कि आप जानते हैं कि वो भारतीय है, लेकिन आप उसको पर्सनली नहीं जानते। करेक्ट। उसका नाम और उसका पता नहीं जानते। आपको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, आपने उससे बातें भी नहीं करी होगी, लेकिन अगर उसका चेहरा आपने देख लिया और आपने उसका नाम सुन लिया तो पता है कि वो भारतीय है। कैसे? हिंदुस्तान में तो कोई दो नाम इतने अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको क्या समझ में आता है कौन? लेकिन आपको पता है कि वो हिंदुस्तानी है। कैसे? सुन के थोड़ी पता चलता है। सौरभ चंद्रा आप कहाँ से हो? चीन से हो क्या? हाँ, लेकिन ऐसा क्या कहते हैं वो 3 इडियट्स में कौन था? हाँ, अब आप वो सुन के बोलोगे वो चीन का लद्दाखी था यार। हाँ, हर एक खानदान में, हर एक देश में एक बाउंड्री कंडीशन होते हैं। हाँ। जो बाउंड्री पे जो होते हैं कि इन दिस केस एक्चुअली फिजिकल बाउंड्री पे है। जैसे बाउंड्री कम्युनिटीज जो है, जैसे शायद लद्दाख में हो या आसाम में हो या अरुणाचल में हो, हम उनको भारतीय मानते हैं। हाँ, नहीं वो बाउंड्री छोड़ दो। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे केंचन, बैंगलोर में ही रहते थे। हाँ, वो भी हो सकते, वो भी भारतीय थे। उसी का तो वही यहीं पे तो आता है अपना लिबरल नेशनलिज्म की बात। कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदी बोलें, ये जरूरी नहीं है कि आपका रेस भी इंडियन हो। आप किसी भी रेस से हो सकते हैं, आप किसी भी भाषा बोल सकते हैं, आप फिर भी आप भारतीय हो सकते हैं। लेकिन ये यूनिकली इंडियन भी नहीं है, हर देशों में ऐसा होता है। बहुत कम देश हैं जैसे होता है। भारत में होता है, शायद यूनाइटेड स्टेट्स में हो। यूनाइटेड स्टेट्स में तो बिल्कुल है, और वहां तो पूरी दुनिया से लोग, हिंदुस्तानी कितने लोग बस कर अब अपने आप को अमेरिकन ही समझते हैं। ये खूबी है, ये खूबी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो भारत में है। लेकिन आप जर्मनी में देखिए, ये नहीं होता। नहीं, जापान में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, चाइना में तो नहीं होता। तो बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ये नहीं होता। पाकिस्तान में भी नहीं होता। पाकिस्तान में तो नहीं होता है। तो ये हमारी खूबी है, और इसे हमको ठीक से देख के देखभाल करना चाहिए, जैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको। अब पुराने, लेकिन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी नई चीज। अब जैसे ऑटोमन एम्पायर में तो ऐसा होता था। ऑटोमन एम्पायर में होता था, लेकिन उनकी विलायत होते थे कि उसको ये पता होता था कि ऑटोमन या रोमन है, उसको पता होता था कि मैं इस राज्य का सदस्य हूँ, ऑटोमन राज्य का सदस्य हूँ, लेकिन मैं ऑटोमन राष्ट्रीय नहीं हूँ। अच्छा, चलिए, आपने रोमन अच्छा हुआ बोला। रोमन में तो लेकिन कोई भी आदमी रोमन सिटीजन बन सकता था। वो रोमन राज्य का मेंबर होता था, वो रोमन राष्ट्रीय नहीं होता था। पर उस समय वो लोग सोचते भी थे, सोचते थे। रोमन जो होता था कि वो रोम जो सिटी है, उसमें जो रहने वाला था, उसमें जो पैदा हुआ था, वो रोमन था। पर सारे लोग आए भाग के बाहर से थे वहां। उनको पहले से उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। बहुत साल, 300-400 साल बाद उनको वो मिला। तो ये जो कल्पना है जो भारतीय राष्ट्र की है, ये यूनिक है। मेरा ये मानना है कि हम लिबरल नेशनलिस्ट हैं, उदार राष्ट्रवाद। अच्छा। उसमें ये आप देखिए, पहले ये हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि हमें ब्रिटिश और अंग्रेजों के साथ नफरत है। हमने अंग्रेजों पे अत्याचार या वार नहीं किया था। हम उनके साथ लड़ाई हुई थी, नॉन वायलेंट लड़ाई हुई थी, लेकिन हम किसी अंग्रेज को लेके मारपीट नहीं हुई थी। कुछ जगह पे हुई थी, बट बाय एंड लार्ज नहीं हुई थी। हमारा ये मानना था कि अंग्रेज हमारे देश से निकल जाएं और हमारे देश में हमको अपना राज्य बनाने दे, और हम स्वतंत्रता से अपने राज्य को चलाएं। बस इतना था हमारा। हमके तब भी उन पे हमारा कोई ये नहीं था कि नफरत नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो और इसलिए हमारे संबंध स्वतंत्रता के बाद बहुत अच्छे भी रहे अंग्रेजों के साथ। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे चीनी जापानियों की अभी तक लड़ाई है। और आप देखिए, कोई ऐसा स्वतंत्रता की लड़ाई हो जिसमें ऐसा हुआ था कि नफरत, वो उनके राष्ट्रवाद में नफरत बिल्कुल उनके मिली हुई होती है, हमारे इसमें नहीं है। तो ये भी हमारी खूबी है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं या इंडियन नेशनलिस्ट कहते हैं, किसी के ऊपर हमारी कोई नफरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद में यह है कि हमें भारत को एक स्ट्रांग कंट्री बनानी है। भारतीय लोगों को, जो हमारे राष्ट्र के सदस्य हैं, उनको उनकी तरक्की हो, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उनकी समृद्धि और आनंद हो, जिसे हम योगक्षेम कहते हैं। ये हम सबका मानना है। यहाँ पे नफरत ज्यादा
इस इक्वेशन में नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि यह दुनिया में बहुत से ऐसे कोई राष्ट्र हैं जिनमें ये खूबी मौजूद है। ठीक है, तो पहले लिबरल नेशनलिज्म से पहले नेशन पर ही आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बात कर रहे थे। अब ये हम लोगों ने ये पता किया कि ये एक वैचारिक संकल्पना है ना, हम लोग सोचते हैं इसलिए हम लोग भारतीय हैं। तो क्योंकि ये एक रचित संकल्पना है, हम सोच रहे हैं इसको, इसका मतलब ये है क्या कि ये कमजोर है? और अगर ये कमजोर है तो इसलिए ये जरूरी है क्या कि इसको 2000 साल पहले की होनी चाहिए, तब इसका ज्यादा लेजिटिमेसी होगा या नहीं? इसमें एक और चीज प्रणय, मतलब ये जो रचित संकल्पना है, ये सिर्फ इसी चीज में होती है या ये इंसान लोग इन जनरल करते हैं? इस बारे में भी कुछ बताओ। नहीं, ये रचित कल्पना एक इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, ये नहीं है कि हम सब ये माने कि ये रचित कल्पना, इमेजिन्ड कम्युनिटी एक ही है जिससे नेशन बनता है। कल्चरल नेशनलिज्म भी है। हम कह सकते हैं कि 2000 साल तो कल्चर खुद ही रचित ही है ना। हाँ, बट फिर भी कि आप कह सकते हैं कि देखिए 2000 साल से हमारी एक कंटिन्यूअस परंपरा रही है, जो आप हिंदू कह सकते हैं, आप इंडिक कह सकते हैं। इसमें जो कंटिन्यूसली रही है, भाषाएं सिमिलर रही हैं, तो ये इतिहास में कंटिन्यूटी है। तो आप कह सकते हैं ये भी, इससे भी हमारा राष्ट्र बनता है। ये जरूरी नहीं है कि इमेजिन कम्युनिटी एक ही है इंटरप्रिटेशन जिससे आपको ये राष्ट्र बनाना है। जो भी जैसे भी माने ठीक है। हाँ, नहीं वही तो एक तरह से ये है कि जो भी है हम उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं और उसके लिए रीजंस बना रहे हैं, क्योंकि कुछ है। हाँ, और अब हम सोच रहे जो है हम उसकी इज्जत कैसे बढ़ाएं। करेक्ट, ठीक है। तो उसकी यूजुअली इंसान का ये मानना होता है जो चीज ज्यादा पुरानी है उसके होने का हक ज्यादा है। तो हम हमेशा चाहते हैं कुछ भी है, जैसे चीनी लोग कहते हैं हम तो 5000 साल से हैं, तो उनकी भी इसलिए हम दुनिया में ज्यादा वो है क्योंकि हम तो कब से ज्यादा हैं। हम भी यही कोशिश करते हैं आजकल कहने की कि हम भी इतने सालों से है, इसीलिए हमारा तो धर्म ही सनातन है ना, तो वो तो कब से, उसका कोई आदि ही नहीं है। ठीक है, तो सनातन अगर आपको ये कह के आपको खुशी मिले तो आप करिए। तो और आप कहेंगे कि हमारा राष्ट्र 50 साल पहले या 60 साल पहले या 100 साल पहले बना था, अगर इससे आपको खुशी मिलती है ये भी करिए। जैसे जरूरी नहीं है कि सब एक ही बात माने। अब जैसे जर्मन राष्ट्र 1870 में बना था, लेकिन उनको सडनली लगा हम तो कब से थे, लेकिन है ना, उन्होंने अपनी बैक स्टोरी तो बहुत पुरानी बना ली, लेकिन बना तो 1870 में था। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी आइडिया है कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज ओनली 200 years old। कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है, एक एक्चुअली एक वेस्टर्न कंसेप्शन है। जैसे कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, फैसिज्म, नेशनलिज्म एक ही जगह से पैदा हुई है। तो अब ये जो आज हम ये बोलते रहते हैं कि ये चीज 2000 साल पुरानी है, या चीनी लोग कहते हैं 5000 साल पुरानी है, ये हम आज कह रहे हैं। क्या कोई 2000 साल पहले का हिंदुस्तानी ये बोलता था कि ये एक हिंदू राष्ट्र है या एक हम हिंदुस्तानी, ये उनका क्या मानना होगा? उनका ये मानना था कि एक क्षेत्र है जिसको आर्यवर्त कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्षेत्र कितना बड़ा था, कहां से कहां तक पहुंचा था, ये हम कह नहीं सकते। हिमालय से समुद्र तक। लेकिन वो समुद्र कौन सा था, अच्छा, या समुद्र था कि नहीं, कोई बड़ी सी नदी भी हो सकती है। 2000 साल पहले एक बड़ी नदी अगर आपको बीच में आ गई तो आपको समंदर बराबर ही लगेगा, समंदर जैसे ही लगेगा। तो ये पता नहीं था कि इतना ये क्षेत्र कितना बड़ा था। अभी कुछ दिन पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले भी नहीं, 1000 साल पहले की एक अरब हिस्टोरियन ने ईस्ट अफ्रीका को मध्य भारत की तरह से लिखा, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में भारत का काफी दबदबा था उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेड ये वो, तो वो ईस्ट अफ्रीका को भी मध्य भारत ही, उस समय क्या लोगों की ज्योग्राफी भी कमजोर थी, तो ये थोड़ा उनका आई थिंक भूगोल भी इतना सबको लगता था कौन सी चीज कहाँ है दुनिया में, ये बहुत अच्छे से तो पता नहीं था। और नक्शा तो बहुत बाद में आया, नक्शा बहुत बाद में आया, तो भूगोलिक जानकारी ही बहुत कमजोर थी, जैसा कि आपने बोला। तो फिर उनका क्या मानना था, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ था कि हम इस एरिया के हैं। एरिया के हैं। और अगर अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे तो जिगीशु को ये कहा जाता है कि वो पूरा आर्यवर्त पे उसका कब्जा होना चाहिए। तो आर्यवर्त कितना बड़ा था ये हमें पता नहीं। वो चलो वो तो ठीक है, वो एक राजा को इंस्ट्रक्शन, राज्य, पर नागरिक क्या सोचता था? एक आम इंसान जो है वो, उसको लगता था ये मैं हिंदुस्तान में या उसको लगता था मैं क्या कहते हैं मिथिला वासी हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ, या फिर उसको लगता था ये ठीक है, ये मिथिला अयोध्या ये मिथिक है, लेकिन एक मैं भारतवासी हूँ।
हाँ, वो भारतवासी ये शायद साथ में रहे होंगे ये आइडेंटिटीज, क्योंकि अगर आप 200 साल पहले वाले कोई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें तो कहेंगे कि हम इस नगर या इस शहर या इस गांव के रहने वाले हैं, हमारे राजा ये हैं, हाँ। हम ये भाषा बोलते हैं, हम वहाँ इस जाति के गांव हैं, के बाहर का एरिया विदेश होता था ना। हाँ, हम इस जाति के हैं, हाँ। और उनको ये भी पता होता था कि हम भारत में हैं। अच्छा। अगर आइडेंटिटी आपकी पहली कौन सी है तो वो तो कहेगा कि डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द सिचुएशन। अगर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है तो कहेगा मैं इस गांव से हूँ। अगर ये एक राज्य से दूसरे राज्य को जाएगा कहेगा कि मैं इस राज्य से हूँ। हाँ, मतलब मैं 200 साल पहले क्या, मैं मतलब 60-70 साल पहले मेरी दादी बोलती थी कि जम्मू में जो हमारा गवाला होता था तो कहते थे हिंदुस्तानी से दूध ले आना। ठीक है, जम्मू में, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था हिंदुस्तानी बेसिकली जो यूपी वगैरह एरिया से आदमी आया हुआ है वो हिंदुस्तानी है। ये एक बात है कि बहुत लोग अभी उसको ज्यादा जानते नहीं है। हाँ। जब हम हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं, हिंदुस्तान इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इज अ गैंजेटिक बेल्ट, पंजाब ऑन वन साइड ऑल द वे टिल बिहार, इस एरिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं। टू द ईस्ट ऑफ इट इज बंगाल, उसके नॉर्थ में होगा कश्मीर या पंजाब इज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। पंजाब इज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। पंजाब के ऊपर होगा ये कश्मीर होगा, फिर दक्कन होगा, तो जिसको आजकल मॉडर्न भाषा में काउ बेल्ट बोलते हैं। हाँ, हम नहीं कहते लेकिन लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल कमेंट्री में फिर हुआ विदर्भ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, दक्कन पूरा दक्कन बोलते थे। दक्कन तो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था, सिमिलरली पंजाब भी नहीं था। तो हिंदुस्तान जब वर्ड यूज करते हैं जरूरी नहीं है कि पूरा अभी जो भारत, लेकिन अब वो हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान हो गया, माना जाता है। अभी माना जाता है, इसीलिए यूपी वालों को लगता है वही हिंदुस्तानी असली है ना। वो तो है हिंदुस्तानी, वो तो असली है ना। अब लेकिन सब हिंदुस्तानी हो गए हैं, तो एक्चुअली उधर ही से ऐसे। लेकिन तो ठीक है, तो ये अगर वेग कंसेप्शन थी तो अभी हम ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों कहते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में ही चालू हुआ? ऐसा क्यों? यानी पहले भी था लेकिन हम समझते नहीं थे और अचानक से समझने लगे। कुछ तो फर्क हुआ ना बीच में। हाँ, ये दो चीजें। एक तो ये है कि क्या लोग अपने आप को भारतीय या एक कल्चरल आइडेंटिटी माना करते थे कि नहीं। ठीक है, मेरा मानना है कि वो माना करते थे, ठीक, बाय एंड लार्ज माना करते थे। हाँ। दूसरी एक आइडियोलॉजी है कॉल्ड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, वो यूरोप से आई हुई। तो जो आइडियोलॉजी है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि हम एक राष्ट्र के हैं, तो मतलब हमारा एक क्षेत्र है जो हमारा देश है, जिसके ऊपर हम ओनरशिप राइट्स है हमारे, ये हमारा है, किसी और का नहीं है। और उल्टा भी है, देश के भी आपके ऊपर ओनरशिप राइट हो जाते हैं। फिर उसमें हमारा ही राज्य होना चाहिए, कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको, जो इटली में स्टार्ट हुआ था, कि हम इटालियन हैं तो हमारा राज्य है, हमारा देश है इटली, और उस पे हमारा राज्य होना चाहिए इटालियन, इटली। जैसे अभी वो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल सेल्फ। अभी आपको एक ये है चुनौती है कि ट्रांसलेट करिए उसको। हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वावलंबन। हाँ, पुलियाबाजी करते रहते हैं तो करिए तो उसका। हम लोग ऐसे ही करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम तो बिल्कुल प्योरिस्ट नहीं, अच्छा वर्ड लगेगा तो हम उसको ले लेंगे। हाँ, तो ले लीजिए आप। अभी नेशनल, तो ये नेशनलिज्म मतलब इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते, तो जो राष्ट्रवाद एक फिलॉसफी है, वो राष्ट्र को राज्य में और परिवर्तन करने के लिए बनी थी क्या? ये आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्र जो है, इट इज एंटाइटल्ड टू अ कंट्री एंड इट इज एंटाइटल्ड टू अ स्टेट। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म सेज, अगर आप नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं तो आप ये कहेंगे कि हमें अपना राज्य दीजिए, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाइए, उसका होगा फ्लैग और उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है। और शायद ये पुरानी परंपरा से अपने आप को अलग करने के लिए भी, क्योंकि पहले जो राजा था, इवन अर्थशास्त्र में राजा एक खुद में एक एंटिटी है, वहां पे राज्य एंटिटी नहीं है। हाँ। क्योंकि राजा और राज्य में कोई फर्क नहीं था। हाँ, राज्य होता था, लेकिन वो राजा का एक पोजेशन हुआ करता था। वही नहीं, मतलब जो राज्य एज इन नॉट द फिजिकल राज्य, जो एक जिसको कहना चाहिए राज्य का जो कॉन्सेप्ट भी है, वो राजा से भिन्न नहीं था। राजा और राज्य सिनोनिम एक ही चीज थी। अगर राजा नहीं है तो राज्य नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता है एक फर्क इसलिए भी किया गया क्योंकि जैसे धीरे धीरे, मेरे ख्याल से तो वो परंपरा शायद चालू हो गई जिसको कहना चाहिए मैग्ना कार्टा से, धीरे धीरे करके, जहां एक राजा का स्टेटस वीक किया
मैग्ना कार्टा ने, पर धीरे धीरे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में फाइनली हुआ कि राजा क्यों इंपॉर्टेंट है, राज्य इंपॉर्टेंट है, और राज्य को राजा के ऊपर रखा, और फाइनली जैसे फ्रेंच लोग राजा के खिलाफ नहीं थे, बाद में उन्होंने भी एक एम्परर भी बनाया, पर उन्होंने कहा राजा चूज कर सकता है ना कोई, या फिर राज्य जो है वो राजा भी चूज कर सकता है, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री भी बना सकता है, चाहे कुछ भी बना सकता है, पर राज्य सर्वोपरि है। राजा के खत्म होने से राज्य खत्म नहीं हो जाता। इसकी जो ओरिजिन है वो 16वीं सदी में हुई थी। आप देखिए उससे पहले, जैसे 16वीं सदी से पहले यूरोप में एक होली रोमन एम्पायर हुआ करता था। ठीक। जो रोमन एम्पायर का जो ये था कंटिन्यूएशन था, लेकिन जो चर्च ने हथिया लिया। हाँ, चर्च ने उसको थोड़ा सा हथिया लिया था, लेकिन एक एम्परर हुआ करता था। एम्परर क्या होता है? वो पोप ही एम्परर था, शहंशाह। लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। अच्छा। नाम के लिए वो था, लेकिन बहुत राज्य थे, और राज्य में कोई वो थोड़ा एक फिगर हेड टाइप का, तो उसके थोड़ी सी टेरिटरीज उनकी खुद की थी, लेकिन बहुत से वो थोड़ा बहादुर शाह जफर टाइप तो सही मायने में राज्यपाल था। तो क्या वो करता था कि अगर आपकी कंट्री में प्रोटेस्टेंट हैं, तो वो प्रोटेस्ट, और आपका राजा कैथोलिक हो, तो वो प्रोटेस्टेंट कहते थे कि हम इस राजा को नहीं मानते। अच्छा। और वो जो राजा जो रूल्स बनाता था वो प्रोटेस्टेंट नहीं मानते थे, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में काफी लड़ाइयां हुई। अच्छा। तो 16वीं सदी में ये जब लड़ाई, उनके बाद एक जो काफी निगोशिएशंस हुए थे, उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया टाइप की एक संधि बनाई गई, वेस्टफैलिया की संधि। उसमें एक आ गया कि अगर एक राज्य में एक राजा है, तो उसमें जो भी निवासी हैं उनको उस राज्य के नागरिक माने जाते हैं, और उस राजा और उस राज्य के जो भी नियम हैं उस नागरिकों पे लागू होते हैं। ठीक। ये पहली बार हुआ था। अच्छा। तो इससे ये जो स्टार्ट हुआ, ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है। अच्छा। कि अभी एक राज्य ऐसा होता होगा जिसमें 3-4 टाइप के लोग होते होंगे, कुछ कैथोलिक, कुछ प्रोटेस्टेंट, फिर कुछ स्विस होंगे, कुछ जर्मन होंगे, कुछ फ्रेंच होंगे। तो उनको लगा कि ये हमारा जो राजा है वो फ्रेंच है और हम हैं जर्मन, तो ये कैसे हो सकता है कि ये फ्रेंच लोगों की हुकूमत हमारे ऊपर होगी। तो उनको लगा कि अरे जर्मन है तो हमें एक जर्मन राजा होना चाहिए, एक जर्मन राज्य होना चाहिए। या इटली से शुरू हुआ था कि इटालियन लोग बोलने लगे, अरे हम इटालियन हैं तो हमारे राजा इटालियन होने चाहिए, हमें इटालियन नियमों से चलना चाहिए। तो उससे वो राष्ट्रवाद का सेल्फ डिटर्मिनेशन तक ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची। अच्छा। तो जो 16वीं सदी में शुरू हुई थी वो गाड़ी अभी 20वीं सदी में आके नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में आके रुकी है। और बीच में बेसिकली फ्रांस क्योंकि सबसे पहला था, तो एक मेरी समझ है जो यूरोप में एक जो बड़ा एक तरह से नेपोलियन का आना एक धमाका ही था, और नेपोलियन की काफी सारी जो शक्ति है वो, और यहाँ में वो राष्ट्रवाद और मिलिटरिज्म को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि नेपोलियन का एक जो सब बड़ा स्ट्रेंथ था कि पहले जब राजा को लड़ाई करनी होती थी तो अपने सब जमींदारों से बोलता था भाई थोड़ी थोड़ी सेना भेज दो, उसको सबको पैसे भी देने पड़ते थे, बिना पैसे दिए कोई तो लड़ता नहीं था पुराने जमाने में। ठीक है, जैसे आजकल के इलेक्शंस होते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। तो क्योंकि कोई ये नहीं सोचता था कि मेरा धर्म है कि मुझे लड़ना, या मेरी ड्यूटी है कि भाई मेरे को अपने देश के लिए लड़ना। भाई पैसे मिलते हैं तो मैं लड़ने जाता हूँ, लड़ाई के बाद पैसे नहीं मिलेंगे तो अगली बार नहीं आऊंगा लड़ने के लिए। ठीक है ना भाई, सब लोगों का पेशा था लड़ाई वड़ाई करने का। हाँ, लेकिन नेशनलिज्म आने के बाद में नेपोलियन ने कहा तुमको तो लड़ना पड़ेगा, तुम फ्रांसीसी हो। और नेपोलियन का एक बड़ा अच्छा है, बीच में डैन कार्लिन के रोमांचक अंदाज में ये था कि नेपोलियन बोलता है मैं महीने के 25,000 आदमी खर्च करता हूँ। ठीक है, वो पैसे नहीं खर्च करता था, वो आदमी खर्च करता था। बाकी सारे लोग बोलते थे हम 25,000 अगर गए तो अगले हफ्ते हम क्या करेंगे। ठीक है, उनकी पूरी सेना ही 25-50 हजार की थी। नेपोलियन कहता मैं हर महीने 25,000 खर्च कर सकता हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि पूरी की पूरी देश की जो जनता है वो मैं लड़ाई में झोंक सकता हूँ और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, उनको लगेगा वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तो ये पहली बार, और फिर नेपोलियन की चुनौती में सबको ये करना पड़ा, क्योंकि ये इतना पावरफुल फोर्स है कि उससे बाकी कैसे कोई बचे। आपको अगर नेशनलिज्म से लड़ना है, कभी कभी होता है कि ऐसे लोहे को लोहा ही काटता है, तो अगर अब आपको नेपोलियन से लड़ना था तो बाकी सबको भी नेशनलिस्ट बनना पड़ा। लेकिन ये नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है, वो तो है, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम है कि आप वो ये जो राष्ट्र को जो डिफाइन करते हैं ये छोटे से छोटा होता ही रह सकता है। क्या आप यूरोपियन लोग यूरोप एक राष्ट्र है कि नहीं, आप कहेंगे शायद है कि नहीं है, शायद नहीं है। तो फ्रांस एक राष्ट्र है कि नहीं है, फ्रांस, लेकिन फ्रांस में जो माइनॉरिटीज हैं वो कहेंगे कि हमारा भी राष्ट्र है,
हमें फ्रांस में नहीं रहना है। हाँ, लेकिन हम फ्रांस को तोड़ो। हाँ, लेकिन जैसे आप ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में होंगे, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है। क्योंकि इंग्लैंड में कभी उस टाइप का नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वो थोड़ा धीरे धीरे करके फिर भी मॉडर्न दुनिया में आ गए। ब्रिटिश नेशनैलिटी है। और ये अच्छा पॉइंट है। तो जैसे फ्रांस ने जो शुरू में किया, जो फ्रांस के अंदर की सारी डाइवर्सिटी थी, फ्रांस ने खत्म कर दी। हाँ, पहली चीज जो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की, फ्रांस में बहुत तरीके की फ्रेंच बोली जाती थी और बहुत तरीके के कस्टम्स थे, लेकिन फ्रांस में पेरिस के लोगों ने रिवोल्ट किया और फाइनली उन्होंने कहा, जैसे हमेशा ये बीच वाले लोग ही करते, तो पेरिस बीच में उन्होंने बोला हम ही तो फ्रांस हैं, तो उन्होंने सबको फ्रांस जैसा बना दिया, अपने तो जैसा। वो है प्रॉब्लम। नेशनलिज्म का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इट ट्राइज टू यूनिफॉर्मेटाइज द होल कंट्री। जितना सब कुछ एक जैसा, और फ्रांस ने तो कर दिया जोर जबरदस्ती करके सबको एक जैसा। हर कोई फ्रेंच अब एक ही टाइप की फ्रेंच है, जैसे चाइना में हुआ। चाइनीज जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, उन्होंने सारी चाइना की डायलेक्ट्स खत्म कर दी हैं चाइना में। उन्होंने इनफैक्ट अपनी लिपि भी खत्म कर दी, सिंप्लीफाइड चाइनीज बना दी है, सारी एक तरीके की चाइनीज अब बोलते हैं। तो ये जो नेशनल, क्योंकि उनको भी दिखा कि उनको अगर नेशनलिस्ट पावर से लड़ना है तो क्या करें, तो एक खरबूजे को देख के सबने रंग बदल लिया, वरना एक खरबूजा लोहे का था, बाकी सारे बेचारे तो कैसे आप टकराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये उदार राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट होता है, लिबरल नेशनलिज्म। पर उदार राष्ट्रवाद कहीं लकड़ी का तो नहीं है, लकड़ी का नहीं है। ये पता नहीं किस चीज का है, लेकिन सुनिए आप, क्यों अगर हर आदमी कहता रहे कि देखो भाई हमारा जो कबीला है ये आप लोगों से अलग है, तो हमारा ये कबीला है, इसमें 5,000 लोग हैं, तो बड़ा सा कबीला है, ये एक राष्ट्र है। ठीक है, जो अब राष्ट्रवाद है तो राष्ट्र है, तो हमारा एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन आपने फ्रांस को दिया है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ठीक, हमारा भी कल्चर है, तो अब आपने खुद खुद लिया लिया है, तो हम भी, हमारा भी एक लैंग्वेज है, हमारा भी कल्चर है, हमारा भी इतिहास है। पर ये ऐसा लोग बोलते, कोई सुनता थोड़ी है इन लोगों की। अगर जिनके पास ताकत है वो सुनना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ताकत का है, ताकत का है। हाँ, जो फाइनली नेशन कंट्री की जो बाउंड्री है वो ताकत पे निर्भर करती है। जैसे आपने जहां तक आपकी ताकत थी आप बना लो। श्रीलंका में देखा होगा कि LTTE आ गई, हाँ, और उनको वो कहने लगे कि भाई हम तमिल राष्ट्र दूसरा है, हाँ, कि श्रीलंकन जो सिंघली लोग हैं वो अलग है, हम अलग है, हमारा खुद राष्ट्र, हमारी भाषा भी अलग है, सब बहुत कुछ अलग है, अलग है। तो हम, और वहाँ तो रिलीजन भी अलग लड़ेंगे भाई, हम लड़ेंगे, और जब तक हो सकते हैं हम लड़ेंगे। अगर वो जीत जाते तो शायद वहाँ पे एक दूसरा बन जाता, क्योंकि दोनों छोटे छोटे थे तो चांस भी था, और पीछे तो मतलब ताकत की बात हुई, जब ताकत की बात हुई तो लड़ाई की बात हुई। तो अगर हम राष्ट्रवाद ही मानते रहे तो हम लड़ते रहेंगे। जैसे कश्मीर में आप कश्मीर क्यों देखते हैं? आप एक कर्नाटका जैसे स्टेट में देखिए, 5-6 टाइप के लोग होंगे यहाँ पे, कहेंगे भैया हम कर्नाटक में क्यों रहे, हमारा खुद का स्टेट होना चाहिए, कि हमारी भाषा थोड़ी सी अलग है, हमारा इतिहास थोड़ा सा अलग है, तो हमें दूसरा राज्य बनाने दे। तो भारत में ये अच्छा है कि जैसे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में आप अपने आप को राज्य समझे, राष्ट्र समझे या ना समझे, एक पूरे भारत में आप रह सकते हैं। ठीक, आप अपना सरकार बना सकते हैं अपने स्टेट में। और अगर स्टेट आपको बहुत बड़ा लगा, राज्य बड़ा लगा, तो आपको स्टेट आप तोड़ के छोटा स्टेट भी बना सकते हैं, जैसे तेलंगाना बन गया अभी। तो आप अपने टाइप से आप रह सकते हैं। इसको हम उदार राष्ट्रवाद कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उदारवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप देखिए, आप जो भी आपका ये हो, नेशनल पर्सुएशन हो, आप रहेंगे, आपके लिए लिव एंड लेट लिव। आपको ये नहीं कहेंगे आप सेकंड क्लास सिटीजन है इस कंट्री। ठीक, जैसे ऐसा नहीं कि भाई मतलब, हाँ, मगर मैं चाइना में कोई राज्य ये बोलना, जैसे तिब्बती लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, दिक्कत होती है। हर एक बड़े ऐसे राष्ट्र में माइनॉरिटीज के ऊपर ये प्रेशर आ ही जाता है, अनलेस यू हैव लिबरल नेशनलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक लिमिट पे आके तो रुकता है, क्योंकि सरकार इतना बड़ा जानवर है। तो अब जैसे हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, ठीक है, उदारता की भी शायद कोई सीमा है, मेरे में भी ऐसा कुछ है, क्योंकि डाइवर्सिटी खूब है हमारे यहाँ। तो अब जैसे कर्नाटका का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तुलु बोलने वाले बहुत लोग हैं, हाँ, और बीच में तुलु नाडु की बात भी चलती थी। कुर्ग में भी अलग भाषा बोली जाती है, उसके लिए भी कुर्ग वासी भी बोलते थे कि भाई हमारा अलग स्टेट बन जाए। पर उनमें वो बोलते थे, मेरे को लगता है इतनी जद्दोजहद नहीं थी। बोलते हैं, पर मेरे लड़ाई झगड़ा करने को रेडी नहीं है। उत्तराखंड वालों ने गोली खाई थी तो वही उत्तराखंड बन गया था, ठीक है। तो कभी कभी तेलंगाना वालों ने भी बहुत मारपीट करी तो जाके बन गया। तो थोड़ा पावर का गेम है ना, सिर्फ बोलने से तो कोई दरख्वास्त से काम नहीं चलता, गोली खानी पड़ती है या चलानी पड़ती है। लेकिन अब कर्नाटका की ऑफिशियल भाषा तो कन्नड़ा
हाँ, फाइनली कहीं पे जाकर जो है कुर्गी और जो तुलु है वो धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे शायद खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरीके का, ठीक है, लिबरल है क्योंकि ये जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, और यही डर बाय द वे कन्नड़ी का लोगों को भी रहता है कि हिंदी का जोर जबरदस्ती तो नहीं है, पहले थी, लेकिन कहीं धीरे धीरे आप लगाएंगे नहीं, पर पोस्ट ऑफिस में हिंदी ही होगी, कन्नड़ा नहीं होगी। हाँ, पर ये जरूरी नहीं है सौरभ, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा नहीं, पर मैं कह रहा हूँ लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हो गया तो, अगर नेचुरल सिचुएशन में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कोई ऐसी कोई भाषाएं होती हैं जो बड़ी भाषाएं बन जाती हैं, कुछ बड़ी भाषा होती हैं जो अभी नहीं है तो ये होता रहता है, इसमें कोई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क शायद डिग्री का है और समय का है और हिंसा का है, और ये और एक बात है, ये पॉलिटिकल है कि नहीं, कि आप भाषा को एक राज्य के, पॉलिटिकल तो है ही। अब क्यों, अब हिंदी क्यों पोस्ट ऑफिस में होती है यूज और कन्नड़ा नहीं होती है? पॉलिटिकल है ना। हाँ, इसीलिए तो है। अगर आप पॉलिटिकली उसको इम्पोज करते हैं कि आप कहेंगे कि भाई हिंदी होगी पोस्ट ऑफिस में या रेलवे स्टेशन में, आप कन्नड़ा नहीं होगा, या अपने बैंगलोर के बस में देखिए कन्नड़ा के वहां पे हिंदी में नहीं लिखा होता है। जब आप इससे पॉलिटिकल करते हैं तब टेंशन शुरू होती है। अगर आप पॉलिटिकली इसको नहीं मैनिपुलेट करें, और कहीं पे प्रैक्टिकल भी है, मतलब अगर हर बस में 22 भाषा में लिखेंगे तो बेचारी बस पे शायद इतनी जगह नहीं है, तो पर जहाँ पे भी स्केर्सिटी है, जो चॉइस तो पॉलिटिकल है, रीजन प्रैक्टिकल हो सकते हैं। लेकिन ये हम मैनेज कर सकते हैं अगर उदार राष्ट्रवाद है, अगर उदारता है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं कि भाई लिव एंड लेट लिव। अच्छा, उदार नहीं होगा तो क्या होगा, जरा ये भी समझे। होगा तो आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारी राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो बंगाली बोले भाई क्या, कैसे हो सकती है, ठीक बात, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और श्रीलंका में देखिए, और अभी जैसे पंजाबी लोग भी बड़े दुखी रहते हैं क्योंकि ऑल्दो वहाँ पे पंजाब मेजॉरिटी प्रोविंस है, पर उनकी भाषा और कल्चर खत्म हो गया और उर्दू बोलने पड़ रहे हैं। आप श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में कहने लगे कि भाई सिलोन इज अ सिन्हलीस कंट्री, तो उन्होंने लगा दिया नेशनल लैंग्वेज सिन्हलीस, तो तमिल लोग परेशान होने लगे और एलटीटी का प्रॉब्लम हो गया। तो ये जरूरी, अभी ये तो हो ही जाएगा कि आप अगर इम्पोज करेंगे कुछ, तो जिनको उसको नहीं मानेंगे वो तो उठेंगे। अगर आपने उनको पॉलिटिकल डोर्स बंद कर दिए तो हथियार उठाएंगे। Hey everybody, welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please make sure you do. We're IVM Podcast on Facebook, Twitter, and Instagram. Speaking of social media, one of the things that we really enjoy doing is we love seeing screenshots of people listening to our shows. So if you're listening to something and you want to let us know what you think about things, just take a screenshot, post it to Instagram, Twitter, Facebook, wherever, and tag us, and we'll tag you back, and we'll talk to you, and we'll let you know what we think or what you think. We'd also like to thank our sponsors for this month, Savari, Storytel, and Paytm Money. We really appreciate the support. Also, on another note, an IVM-related note, we're looking to hire. We're looking for producers, content creators, audio engineers, back-end developers. We're looking for somebody in the data specialist kind of space, graphic designers. We're looking for all different kinds of people. So if you want to join one of the best places to work there is out there, then send us an email to careers@indusvox.com with your resume, and we'll get back to you shortly. On Cyrus Says, actress and soon-to-be director Tiska Chopra talks to Cyrus about her childhood in Afghanistan, how she got pulled into acting, her new original web series Hostages, and how she's looking to write and direct more in the future. On the Rani Screwwala podcast, Rani talks to me about the pursuit of inflection points, understanding the size of markets, and the importance of brand in creating scales. Speaking of the Rani Screwwala podcast, if you want to send us some questions for Rani for his last episode, then please do so. It's at shows@indusvox.com. In case you missed it, check out episode 4 of The Note with Maruk Inayat. She lists 5 reasons why Rahul Gandhi stepping down is the right decision. On Shunya One, Sheila Ditya and I are joined by Sachin Parekh, founder of Easy Roads. Easy Roads is a great platform that allows you to do local road trips, and we discuss the startup and the tech behind it and local travel. On the Empowering series, Zarina talks to Hetal Desai, Senior VP at N Paradigm. They discuss different reasons why people quit their jobs, the importance of interpersonal relationships between employees and employers, and more. On the Pragati podcast, economist Anupam Manur is in conversation with Pawan about where Britain stands in regards to Brexit 3 years later and why it has cost them 2 prime ministers. And with that, let's continue on with your show. तो इससे मैं ये भी समझ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का उदार होने का ये भी जरूरी नहीं है कि कंट्री उदार हो। जैसे सिंगापुर अच्छा एग्जाम्पल है,
वो कंट्री पॉलिटिकली तो उदार नहीं है, लिबरल कंट्री लेकिन उनका राष्ट्रवाद उदार है। लेकिन वो पॉलिटिकली उदार कंट्री है। अच्छा, लेकिन वो डेमोक्रेसी में उनका जरा टेंशन होता है। तो फिर उदार कैसे हुए? उन्हें उदार हो सकता है, डेमोक्रेसी और उदारता में बहुत फर्क है। अच्छा, कैसे? आप सिंगापुर को देखिए, उनका ये नहीं है कि वहां पे एक सिंगल पार्टी का कंट्रोल है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डोमिनेशन एक पार्टी की है। करेक्ट। कि ऑपोजिशन के 2 सीटें मिलती हैं, 80 और 90 सीटों में उनको 2 मिलती है। कुछ ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई, लेकिन एटलीस्ट वो भाषा कल्चर वगैरह को लेके किसी को उंगली नहीं करते। आप उदारता में आप देखिए, आपको जैसा रहना आप रह सकते हैं, आप जिस भी जो भी धर्म आपको है आप फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट उनकी नेशनल लैंग्वेजेस तमिल वगैरह सब है, इंग्लिश है, चला सकते हैं। आप उदारता को डेमोक्रेसी से कभी ना मिला है। ये साथ साथ चलती है काफी जगह पे, यूनाइटेड स्टेट में, पर जरूरी नहीं है एक साथ। हाँ, वही मैं फर्क करवाना चाहता था। ये भी हो सकता है कि आपके पास इलिबरल डेमोक्रेसी हो, जैसे टर्की में है। हाँ, डेमोक्रेसी तो है, पर कंट्री इलिबरल हो गई है। कंट्री इलिबरल है, जबकि वो ऑटोमन एम्पायर लिबरल था, वो उल्टा हो गया है। हाँ, जब ऑटोमन का एम्पायर लिबरल था, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी। अभी डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन उदारता चली गई है। तो और ये अच्छा एग्जाम्पल है नेशनलिज्म का, क्योंकि फाइनली वो नेशनलिज्म, जबकि उनका शुरू में नेशनलिज्म काफी मॉडर्न और लिबरल था अतातुर्क वगैरह के टाइम पे, पर अब पिछले 20-25 साल में चला गया है। हाँ, इसीलिए ये राष्ट्रवाद पे हमें काबू रखना है, मतलब काबू रखना है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्रवाद कहाँ से आता है। जैसे आप यूरोप की राष्ट्रवाद को देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर सब राष्ट्रवाद के नाम पे हुए थे। तो उनके राष्ट्रवाद में एक नफरत, दूसरों के ऊपर एक नफरत, एक बिल्ट इन चीज होती है। जैसे वो जर्मन है तो कहेगा कि हमें रशियन लोगों से नफरत है, हाँ, और फ्रांस से नफरत है, अंग्रेजों से नफरत है। वो नफरत से चलती है उनके राष्ट्र। हमारे राष्ट्रवाद में वो नफरत नहीं थी और नहीं है। मेरा ये कहना है कि नहीं है। अगर इतने 120 करोड़ लोगों के एक कंट्री में आप नफरत से कैसे चला सकते हैं? इंट्रिंसिकली नफरत नहीं चलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में नफरत हो ही नहीं सकती। कुछ लोग हो सकते हैं जो उसको नफरत को कुछ एम्पलीफाई करें और उससे उनको लाभ भी हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपको ये 120 करोड़ लोगों की कंट्री को चलाना है, इस राष्ट्र को चलाना है, तो आपको उदारता ही रखनी पड़ेगी। तो ये, लेकिन मैं अभी ये भी बोला, ये तो हमने डिस्कस किया कि एक बार राष्ट्रवाद आता है तो सबको राष्ट्रवादी बनना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादी कंट्री में एक स्ट्रक्चरल पावर है ना, मतलब क्योंकि आपकी कंट्री लड़ाई ज्यादा अच्छे से कर सकती थी, उससे आप क्या कहते हैं कंट्री बड़ी भी कर सके, उसको यूनिफॉर्म करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। तो ये सब फायदे भी हैं नेशनलिज्म के, जो तो सबको बनना। लेकिन क्या कोई ऑल्टरनेटिव भी है? देश प्रेम से काम नहीं चल सकता? देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रवादी तीन वर्ड। तो इसमें मैं तो काफी क्लियर हूँ भाई, मतलब देशभक्ति मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि भाई आप भगवान को तो बोल नहीं सकते तू बदल जा, है ना। तो भक्ति जिसकी आप करते हैं, आप उसको कभी अकाउंटेबल ट्रीट नहीं करते ना। भाई भगवान जो है वो है और हम उसके भक्त हैं, है ना। लेकिन देश को आप देश को रच सकते हैं अपने हिसाब से, तो देश से आप प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्नेह की भावना है। इनफैक्ट अंग्रेजी का ये जो वर्ड होता है पैट्रियटिज्म, उसमें गर्व की भावना होती है, जो थोड़ी सी नेगेटिव अहंकार में जा सकते हैं ना। हमको तो हिंदुस्तानी लोग कभी अच्छा नहीं मानते, पर प्रेम में स्नेह है ना। तो ये देश प्रेम मुझे बड़ा अच्छी चीज लगती है, इसलिए शायद अंग्रेजों को उनकी भाषा में है नहीं देश प्रेम। हाँ, पेट्रियोटिज्म है उनके, वो पेट्रियोटिज्म में अहंकार है। हाँ, लेकिन आप और यहीं पे दिखता है कि ट्रांसलेशन में फंस रहे हैं। वो ट्रांसलेशन में फंसने की बात नहीं, ये भावना भाषा में आ रही है। अच्छा, तो आपकी भाषा में आती होगी। ये देखिए कि राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म जो है, एक आइडेंटिटी देता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। तो जो सब लोग देश से अपने प्रेम करते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी हो गई ना। हाँ, ये दो अलग बातें हैं। राष्ट्रवाद आपको आइडेंटिटी देता है, ठीक है, जो जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप उस कंट्री को आप प्रेम कर सकते हैं, देश प्रेम कर सकते हैं। नहीं, पर जिस तरह से आपने राष्ट्र बनाया, एक तरह से जो हिंदुस्तानी खासकर आजकल जैसा दिखता भी है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग जो अमेरिका, यूरोप के वहां की कंट्रीज के सिटीजन भी हैं, वो कहते हैं पर हम तो हिंदुस्तान से बहुत हमारा नाता है। और वो अगर आप नेशनलिज्म की डेफिनेशन में देखें तो सिटीजनशिप और नेशनलिटी में फर्क हो सकता है ना। हम बोल सकते हैं कि भाई ये सब इंडियन नेशन के पार्ट हैं, लेकिन सिटीजनशिप उनकी अलग है। पर जब देश प्रेम की बात करता हूं, तो देश प्रेमी सब सिटीजन नागरिक होने चाहिए। हाँ, आप वही तो है कि आप
भारत, यू कैन बी एन इंडियन नेशनल, मतलब आप भारत राष्ट्र के एक सदस्य हैं, आपको भारत राष्ट्र से आपको आइडेंटिटी मिलती है, आप अपने आप को भारतीय कहते हैं, आई एम एन इंडियन। आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं, 50 साल रह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं आई एम एन इंडियन बिकॉज माई कल्चरल affinity, cultural identity comes from India. लेकिन तो आप सिटीजनशिप आप यूनाइटेड स्टेट्स की रख सकते हैं, यू कैन बी अ यूएस सिटीजन, और आपका देश प्रेम जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो सकता है। ऐसे आप देखिए बहुत भारतीय जो लोग हैं, पर वो हो गया तो मैं बोलूंगा कि वो फिर यूएस नेशनल ही है ना, वो इंडियन नेशनल अब नहीं रहे। वो उनका सेल्फ डिफिनेशन रहता है, आपका नहीं, आप उसको नहीं, पर फिर यहाँ पे एक जो है ना तनाव है। हाँ, तनाव तो है, लेकिन वो उस मान लीजिए कल को, क्योंकि देश की भी आपके ऊपर राइट है, खासकर यूएस तो कॉन्स्क्रिप्शन भी करता है। कल को उसने बोला भारत पे मैं अटैक करूंगा, और वो बोलता है मैं एक सेना की टुकड़ी हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए भेजना चाहता हूँ, और वो वहां पे जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनको अपनी सेना में भर्ती करके भेजे, तो आदमी क्या करेगा? हाँ, ऐसा टेंशन आ सकता है, बट ये उस व्यक्ति का चॉइस होता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को, पर ये चॉइस है नहीं ना, कॉन्स्क्रिप्शन में क्या चॉइस है? नहीं, ये चॉइस अपने राष्ट्र आइडेंटिटी की बात है, ठीक है। सिटीजनशिप पे आपको चॉइस नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यू आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल, तो आप उसमें चॉइस नहीं रख सकते। लेकिन यू कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ नेशनल ऑफ फ्रांस, फॉर एग्जांपल। नहीं, आदमी सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकता है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप विरोधाभासी विचार ना रखें ज्यादा दिमाग में, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि कम अच्छा है? तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है चॉइस से आती है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति अपने आप को अमेरिकन सिटीजन समझे और एक भारतीय नेशनल समझे, इज इंडियन नेशनल बट अमेरिकन सिटीजन, ठीक, तो अपने चॉइस से उसने ये आइडेंटिटी और ये सिटीजनशिप चूज की है, ठीक है। उसमें टेंशन हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के टेंशन है, उसको मैनेज करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे टेंशन पसंद नहीं है, या आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो अपनी सिटीजनशिप या अपनी नेशनलिटी चेंज करें। अच्छा, पर टेंशन तो है, टेंशन तो है। हाँ। नितिन, आप जब लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे तो इनमें से दो सवाल है। पहले एक सवाल है कि जो आपने बताया वो टॉलरेंट नेशनलिज्म जैसा ज्यादा लग रहा है, मतलब सहिष्णुता जिसे हिंदी में कहते हैं, वो नहीं चाहिए। तो वो टॉलरेंट नेशनलिज्म आप कह रहे हैं कि लिबरल नेशनलिज्म, दोनों में अंतर है क्या कुछ? प्लूरल नेशनलिज्म या? हाँ, आप बहुत शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम उदार राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लिबरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसमें टॉलरेंस और प्लूरलिज्म बिल्ट इन होती है। लिबरल विल बी टॉलरेंट ऑफ टॉलरेंट फेथ्स, ऑफ टॉलरेंट आइडियाज। ये लिबरल इज नॉट मैंडेटेड टू टॉलरेट इनटॉलरेंस ना। या आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं इस चीज का? हाँ, बोल सकते हैं कि आप अगर उदारवादी हैं तो आपको कट्टरपंथी को झेलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, और झेलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, मतलब आपकी कोई ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप कट्टरबंदी को झेले। हाँ, इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक उदारवादी है। हाँ, उदारवाद की भी एक सीमा होती है। हाँ, और वो कट्टरपंथी पे समाप्त होती है। और उदारवाद की रक्षा भी करनी पड़ती है। हाँ, ठीक है। अगर आप उदारवाद की रक्षा न करें तो उदारवाद टूट सकता है। जैसे इसीलिए तो हमें भारत में सेना चाहिए, भारत में पुलिस चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी भी चाहिए, कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं जो हमारे उदारवाद को तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमें रक्षा करनी चाहिए, और उसके लिए बल और फोर्स का भी यूज कर सकते हैं, तो जायज है इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे उदारवाद के ऊपर। तो दूसरे पार्ट जो था लिबरल नेशनलिज्म का, जो नेशनलिज्म है, और हम लोगों ने नेशनलिज्म की थोड़ी त्रुटियां भी देखी। तो नेशनलिज्म क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलते हैं जैसे लिबरलिज्म ही काफी है, उदारवाद ही क्यों ना हो। तो नेशनलिज्म का क्या फायदा है इस लिबरल नेशनलिज्म के जोड़ में? क्योंकि हमने शुरू में देखा भी कि वो जो नेशनलिज्म तो यूनिफॉर्मिटी बनाता है, जबकि आपने कहा कि जो लिबरलिज्म है वो तो जिसको कहते हैं, मतलब वो विभिन्नता को मतलब चाहता ही है, विभिन्नता से उसको कोई एतराज नहीं है, प्लूरैलिटी चाहता है। तो एक तरफ विभिन्नता है, एक तरफ समानता है। तो ये लिबरल नेशनलिज्म भी क्या एक तरीके के विरोधाभासी विचार है? हाँ, विरोधाभासी तो है। ये तो है इसमें मजा। मजा इसी में है कि भारत एक ही ऐसा कंट्री है जिसमें ये दोनों साथ रह सकते हैं। अच्छा, शायद यूनाइटेड स्टेट्स को आप रख सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज काफी 2-3 होंगे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट वन व्हिच प्रैक्टिसेस दिस एट अ लार्ज स्केल। क्योंकि हमारे जैसी विभिन्नता इंडोनेशिया में भी शायद कह सकते हैं, वहाँ पे विभिन्नता तो बहुत है, लेकिन भारत जैसी नेशनलिज्म नहीं है। हाँ, वहाँ जैसा लिबरल, हाँ, पर वहाँ भी विभिन्नता काफी है, विभिन्नता बहुत। तो इसमें ये जो है कि इज नेशनलिज्म नेसेसरी, ये आपने पूछा।
इसके मेरे पास दो आंसर्स होंगे। एक तो इट इज हियर, अभी है तो है, अभी है तो है, लेकिन हम तो उसमें बाध्य नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, हम चाह सकते हैं कि ना हो, पर है, ठीक है, ये मानते हैं, रियलिस्ट मानना पड़ेगा, है तो। दूसरा ये है कि जब आप ही ने जैसे कहा था कि जब दूसरे राज्य नेशनलिज्म को लेके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, हम अगर वो न करें तो हम, हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, वो लोहे के तरबूज और हम लकड़ी के हो जाएंगे। तो ये हो जाना चाहिए। दिस इज अ रियलिस्ट आंसर। आप आइडियलिज्म लेके आइडियलिस्ट आंसर्स भी दे सकते हैं कि राष्ट्र एक जैसे एक राष्ट्र के लोग साथ रहें तो उसकी ताकत बढ़ती है, मार्केट्स बनते हैं, बड़े मार्केट्स बनते हैं, पर वो सब उसी से आते हैं कि आपको भी लोहे का बनना है। हाँ, कल्चरल एनरिचमेंट होता है कि आपका तो फिर मैं थोड़ा एक्सट्रीम में जाऊंगा, तो फिर जब बनना ही है तो हम भी फ्रांस की तरह क्यों ना करें, जो हिंदुस्तान था और अब नाम तो ले ही लिया है, तो फिर सब हिंदुस्तान जैसे ही हो ही जाए। आप करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये बात यह है कि दूसरे मानते हैं कि नहीं। फिर भी ताकत की बात हुई। और दूसरा मंजूरी, हाँ, ताकत और मंजूरी की बात है। अगर आपके पास ताकत है, आप ताकत से कर सकते हैं कि चलो भाई सब लोग हिंदी बोलेंगे कल से, नहीं करेंगे तो डंडा मारेंगे। माओ ने किया, हाँ, माओ ने किया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे पास ही एक राज्य है कि तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के लोगों को आप क्या बोलेंगे, तो समझेंगे ही नहीं कि आपने क्या बोला है उनसे। ठीक है। तो एक तो ताकत की बात हुई, दूसरी मंजूरी की बात है। अगर लोग मंजूर, अपने आप से मंजूर, जैसे आप देखिए अभी काफी भारत में कई जगहों पे लोग हिंदी अपने आप बोल लेते हैं। उन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे 100 के करीब भाषाएं हैं और वो कभी किसी आपस में बात नहीं कर पाते थे लोग आपस में, और अब सब आपस में हिंदी में बात करते हैं। और यहाँ तक कि आप अभी तमिलनाडु में भी लोग हिंदी में बोलते हैं। बिल्कुल। हिंदी, जो उन्होंने हिंदी फिल्म देखी होगी, हिंदी तो हिंदी एक लिंक लैंग्वेज तो है इंडिया की, और वो पहले भी थी, सेना में लिंक लैंग्वेज थी, इसीलिए तो हिंदी डेवलप हुई। वॉलंटरीली लोग उसको यूज करें तो कर सकते हैं, लेकिन आप फोर्सिबली, आप जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। कई जगहों पे ये इसका कुछ असर हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में आप इसको, और अगर करना है भी तो एक, यूरोप का ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि वो अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में पहुंचा है उसमें उनकी 1/4 आबादी मर खप गई थी लड़ाई में। हिंदुस्तान की तो मेरे ख्याल से कभी भी, मेरे ख्याल से 10% आबादी भी लड़ाई में कभी नहीं होगी। कभी नहीं। हम लोगों ने कभी इतनी लड़ाई नहीं करी आपस में जिसमें और इतने लोग मरे हों। मतलब हमारे सिर्फ क्या कहना चाहिए, महाभारत काल में एक ऐसी लड़ाई हुई थी, उसके बाद सबको ऐसा खौफ है लड़ाई का कि उसके बाद कभी हमने ऐसी लड़ाई नहीं करी। हाँ, जरूरी भी नहीं है वो लड़ाई। हाँ, जरूरी भी नहीं है उस टाइप की लड़ाई। हाँ, यही तो हमारी खूबी है, हम इसको जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि ये लड़ाई, हमारा वर्ल्ड वॉर 1 बहुत पहले हुआ था और हम जान चुके हैं इसका कोई फायदा नहीं। इसका कोई फायदा नहीं। तो क्या कहेंगे, आप तमिल बात करेंगे तो तमिल करेंगे, कन्नड़ा कर सकते हैं, हिंदी में बात करें, बंगाली करें, और कोई बात नहीं, वहां जाके तमिल सीख लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। नहीं तो अंग्रेजी में बोलेंगे, नहीं तो हिंदी में बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप उन पर इम्पोज करें। ठीक, मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो शुरुआत से ही इसमें एक उदारवादी एलिमेंट है। और अगर हम लोग आज की डेट में, सौरभ जैसे हम लोग बोल रहे थे, अगर उदारवाद कम करेंगे और ऐसे इम्पोजिशन करेंगे तो उसका असर राष्ट्रवाद पर भी होगा और राष्ट्र भी छोटा होता जाएगा। लड़ाई से हम कमजोर भी तो हो जाएंगे। हम चाह रहे होंगे कि मजबूत हो जाएं, लेकिन उस लड़ाई में उल्टा असर भी हो ही सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस टाइप लग रहा है जिसमें थोड़ा उदारवाद है, उदारवाद के ऊपर एक राष्ट्रवाद भी है। पर अगर हम लोग एक्सट्रीम में चले जाए, राष्ट्रवाद एक तरह का राष्ट्र हो तो फिर उदारवाद नहीं रहेगा, वो फिर एक ही शायद भाषा रहेगी या एक ही धर्म रहेगा। और अगर हम उदारवाद की तरफ ज्यादा चले जाए तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग पावर नहीं बन पाएंगे या फिर हम लोग अपनी कोई भी आके उनको उठा के ले जाएगा, आपको कोई भी आपको लात मार के चला जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ताकत जरूरी है उस उदारवाद बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। इसीलिए एक उदारवाद की रक्षा करने की ताकतवर राज्य की जरूरत है। तो हमको दोनों चाहिए, उदारता चाहिए और उस उदारता की रक्षा करने के लिए ताकत। बिल्कुल। और हम लोग आज की डेट पर आ जाता है और आज जैसे क्या हो रहा है, आज हम लोग जो राष्ट्रवाद, जिस तरह का राष्ट्रवाद चर्चा में हो रहा है वह एकदम उदारवादी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि एक तरह का राष्ट्र होना चाहिए, एक भाषा, एक धर्म। तो वह
बहुत ही डेंजरस है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि तो लेकिन ये डिस्कस करते क्यों अभी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान को? हिंदू राष्ट्र रह सकता है भारत में। हाँ, फिर और हिंदू राष्ट्र जो हमने कहा था कि एक लोगों का एक बड़ा सा कम्युनिटी है, ठीक। सो हिंदू राष्ट्र कैन स्टे इज वेरी मच कंपैटिबल विद आइडिया ऑफ इंडिया। तो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है। हाँ, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन बाकी किसी, तो आप कह रहे हो तो ये एक अच्छा लेकिन कॉन्सेप्ट है। तो आप कह रहे हो कि एक हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है, तमिल राष्ट्र भी हो सकता है, मुस्लिम राष्ट्र भी हो सकता है, उड़िया राष्ट्र भी हो सकता है, बंगाली राष्ट्र भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो। वो तो है ही ना, ये सब राष्ट्र तो है ही भारत के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है अगर कोई उनमें से एक राष्ट्र बोले कि सिर्फ मैं रहूं, सिर्फ इस चीज में आपत्ति है। हाँ, तभी तो उदारता की दुर्घटना होने लगती है। ठीक। तो और अगर हम ये कहना चाहें कि भारत राष्ट्र हो, उसका फिर क्या मतलब है? वो बहुत ज्यादा इsoteric है। भारत राष्ट्र जो है इन सब राष्ट्रों का सबसे बाप है। हाँ, तो आप माँ है, आप कह सकते हैं। और आप बोल सकते हो कि मैं वही हूँ। हाँ, आप चूज कर सकते हैं कि भाई देखो हम तमिल राष्ट्र के हैं, जैसे, और भारत राष्ट्र के भी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कश्मीरी लोगों को क्यों नहीं समझ आता? वो कश्मीरी राष्ट्र के भी हैं और भारत, वो तो इनफैक्ट वहां पे जो जिस तरह से शेख अब्दुल्ला ने बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, वो बोलते थे मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने अपने आप को कश्मीरी मुस्लिम राष्ट्र, मतलब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी बना दी थी। और वही अभी हमें दिखता भी है, वहां पे वो लोग बोलते हैं भाई कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम रहे और बाकी लोग नहीं रहे। उसमें हमें एक कन्फ्रंट करना चाहिए कि कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज हो सकते हैं जो एक्सक्लूजनरी हो सकती हैं। जैसे हमने अभी तमिल का एग्जांपल दिया था, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बीइंग अ तमिल नेशनल एंड अ इंडियन नेशनल, बिकॉज बोथ आर इंक्लूसिव। लेकिन कश्मीर में आप कह सकते हैं कि अगर कश्मीरी मुस्लिम है तो आप सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम हो सकते हो, आप कुछ और नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई एक एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म जो किसी ने डिफाइन किया है तो तब प्रॉब्लम तो जैसे, और या फिर अगर कोई बोलना शुरू कर दे कि हिंदुस्तान में मतलब ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का ही स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, और दूसरे कोई हो ही नहीं सकते, फिर गड़बड़। और इसकी फिर कोई सीमा भी नहीं। जैसे कश्मीर में भी वो बोलते हैं कश्मीरी मुस्लिम, पर अब मुसलमान भी 5 तरीके के हैं, उसमें से कौन सच्चा मुसलमान है, जैसे पाकिस्तान में हुआ है। बस हमारे हो सकते 500 लोग हैं भाई, इनको हम एक राष्ट्र है, हमें निकलना है, हमको नहीं चाहिए। हर कोई बोलेगा मेरी आइडेंटिटी जो है वही स्पेशल है। हिंदुओं में कल को कोई बोले भाई मैं इस तरीके का हिंदू हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ही हूँ मैं। और मुझे एक राज्य बनाना चाहिए, मैं एक प्राइम मिनिस्टर चूज करूंगा, यूनाइटेड नेशंस में मेरा सीट होगा। क्यों नहीं भाई? जैसे मालदीव जैसी छोटा कंट्री रह सकता है, तो मल्लेश्वरम का मोहल्ला क्यों नहीं? मल्लेश्वरम का क्यों फ्लैग ना हो? ठीक है, मल्लेश्वरम की पॉपुलेशन मालदीव से तो ज्यादा ही होगी। जरूर होगी। तो प्रणय, एक जो चीज नितिन ने अभी बोली कि देखो मुझे दिख रहा है कि तुम सौरभ हो तो तुम तो हिंदुस्तानी हो। अब वेस्ट इंडीज में कालीचरण है, अब वो खेलने को आए, हम लोग बोलेंगे ये तो अपना विकेट गिराएगा ना क्योंकि इसको हम ही को जिताना है, ये तो हिंदुस्तानी है। तो ऐसा नहीं होगा क्या? तुमको क्या लगता है? हाँ, ऐसा होगा, और इसीलिए वही प्रॉब्लम है राष्ट्रवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद में। अच्छा, और इसीलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो इसका अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे आजकल, खासकर आजकल बहुत सारे हमारे एनआरआईज जो हैं वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि वो सिटीजन यूएस के होंगे। तो तुमको क्या लगता है, ये ठीक है क्या? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। पर राष्ट्रवाद, क्योंकि वो राज्य उनका और कोई है, और राष्ट्र शायद है, हो सकता है, नहीं हो सकता है हिंदुस्तान के साथ। और पर मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उसके नतीजे और कुछ होंगे। क्योंकि अगर वो हम लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्र हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कुछ ठीक करने की। जो हम लोग कर पाएंगे या नहीं, वो उसकी कैपेसिटी कहाँ है, तो क्यों करना चाहते हैं? तो ये थोड़ा वैसा ही हो गया कि कालीचरण आके मतलब हम बोले कि अब तो हमारी टीम में ही शामिल हो जा, क्योंकि तू जो नहीं, ऐसे नहीं। अगर वो उसको कैप्टन नहीं बनाया वेस्ट इंडीज का, तो हम यहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे कि कालीचरण को क्यों नहीं बनाया, तुम उसके खिलाफ क्या कहते, तुम हिंदुस्तानियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो क्या? तो उसको भी कैप्टन बनाएंगे हम वेस्ट इंडीज टीम। हम कर सकते हैं क्या? वो क्यों करना है हमें? तो उससे तो हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ज्यादा भारतीयों की समृद्धि तो नहीं बढ़ रही है जो भारत में है, तो क्यों करना है? तो ये कॉन्सेप्ट में हमने बोला लिबरल नेशनलिज्म, लेकिन उसमें कहीं सिटीजनशिप भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि अनकहा पार्ट है। जरूरी नहीं है। नहीं, जब देश को हम पावर की बात करते हैं तो पावर किससे आ रही है?
नेशनलिज्म से आ रही है, पर कहीं पे हमारे फायदे की चीज है कि शायद पूरी दुनिया में हम अगर अपने जैसे लोगों को जोड़ करके अपनी पावर बढ़ा रहे हैं तो काम की भी चीज है। लेकिन उसके ये जो नुकसान वाली चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना, क्योंकि उनकी भी हमसे अपेक्षाएं बनेंगी। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मतलब राज्य को राष्ट्र बना सकता है और राष्ट्र को राज्य भी एक बना सकता है ना, दोनों हो सकता है। तो जैसे पाकिस्तान का हम लोग केस ले लें, उसके ऊपर एक किताब में भी लिखा था कि पाकिस्तान पहले राष्ट्र बना और फिर राज्य बना कि उल्टा था। हाँ, क्योंकि जैसे जिन्ना का मानना था राष्ट्र तो हमेशा से था, और अब हमने वो राज्य उठा लिया, है ना, कि कौम तो हमारी थी और अब हमको राज्य भी मिल गया। और यह सिंगापुर एकदम अलग है, वहां तो कुछ भी नहीं था, जंगल और कीचड़ और दलदल था, लेकिन एक दलदल कीचड़ वगैरह में जो लोग रह रहे हैं, अब सिंगापुरियन बोलने में लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं। कोई हिस्ट्री नहीं है और वो हिस्ट्री बोलना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट जिसको हम कह रहे थे लेजिटिमेसी, कभी कभी आप बोल सकते हैं कि हम यूनिक हैं क्योंकि हम नए हैं। तो आप कुछ भी कह के अपने आप को, एक तरीके का ये पोजीशनिंग और मार्केटिंग होता है ना, अपने प्रोडक्ट को आपको शाइनी चिकना दिखाना है। सिंगापुरियन बोलते हैं हम नए हैं, उनकी यही शान है कि हमारे ऊपर कोई पुरानी चीज का वो बैगेज नहीं है। हाँ, अपनी कहानी आप खुद बना सकते हैं, और इसीलिए इसी तरीके से तो राज्य एक राष्ट्र बनाता है, क्योंकि राज्य कंट्रोल करता है एजुकेशन, और एक तरह का आप अगर एजुकेशन से कुछ भी कहानी बना सकते हैं। आप कुछ नए होने की कहानी बना सकते हैं, 2000 साल पहले साथ में रह रहे हैं उसकी कहानी बना सकते हैं, और उस एजुकेशन से ही तो हम लोग एक दूसरे को मतलब एक राष्ट्र मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है नितिन, तो बहुत मजा आया सुन के, और ये अच्छा लगा कि एक जो बैलेंस है लिबरलिज्म और नेशनलिज्म में ये समझ में आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक्स सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal but 3? One of them was seen but 2 were unseen. Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience, and constitutional law so that the insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer. Filter coffee is a fascinating beverage. You need to pick the right beans, blend them in the right proportion, roast them to perfection, and slow brew at the right temperature to get the perfect cup. Which is exactly like great conversations as well. You need to track down the most interesting minds, get them into their zone, and settle down for an unhurried, unscripted chat. And coffee for me is always, always, always best enjoyed with friends. I'm Karthik Nagarajan, and do share my table as I meet some of the most interesting people I know and sit them down for a strong cup of coffee and an even stronger conversation. Join me every Wednesday for a freshly brewed episode. This is not frappe. This is the Filter Coffee Podcast.